हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रमोद कदम हियर। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए में फाउंडेशन का जो भी वर्क बुक है। ये वर्क बुक हम आज से डिस्कशन करना स्टार्ट करने वाले। सो गाइज, आपका सीए में फाउंडेशन अगर लॉ की बात करें तो पेपर रहने वाला है 100 मार्क्स, ये आपको पता है। उसमें से आपको 3 लॉ पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये 3। उसके साथ साथ आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा। 50% पेपर जो रहता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर रहता है। बाकी पेपर आपका यहाँ से कवर होता है और रिमेनिंग पेपर आपका यहाँ पर। अगर वेटेज वाइज बात करूँ मैं तो ये 80 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनता है आपका। उसमें से 40 मार्क के आप शॉर्ट आप कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन समझ लो, और ये 20 मार्क, ये 20 मार्क ऐसा, और ये फंडामेंटल ऑफ इथिक्स 20 मार्क्स। तो गाइज ये पेपर पैटर्न हो गया आपका। चलो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लॉ का वर्क बुक हमें जो रिलीज किया है उसका यहाँ पर देख सकते हैं आप। सॉरी मैंने गलत बताया हो तो। MCQ 60 मार्क पेपर पैटर्न और 40 अदर मार्क्स, यानी कि आपका MCQ प्लस डिस्क्रिप्शन जो है पेपर पैटर्न रहने वाला है। टाइम रहने वाला है 3 आवर्स। ऑब्जेक्टिव 60 मार्क के लिए आने वाले हैं। उसमें आपने ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं वो भी, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स, मिनिमम मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स। देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपको पूछा गया तो उस सिचुएशन में 6 एंड 8 मार्क्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलो फर्स्ट नोट 1, स्टडी नोट 1, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम डैश डैश एंड एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त कैसे सेलेक्ट करना है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस आता है क्या? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट वर्ड ऑलरेडी कवर है। प्रॉमिस एंड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस। देखो प्रपोजल डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया भाई, ये भी नहीं होगा। देन एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए कोई वर्ड यूज किया है क्या? ये भी आपका आंसर नहीं है। जो आपका आंसर है ये आंसर रहेगा बी। देखो कैसे, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, यानी कि कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। एंड उसके साथ साथ अगर आप एग्रीमेंट ऐड करते होते हो इनफोर्सेबल बाय लॉ इज, क्या बन जाता है वो? एग्रीमेंट ऐड कर दी तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन है मेरे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 भी बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? देखो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखो यहाँ पर इनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इज इक्वल टू इनफोर्सिबल बाय लॉ। ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। देन एग्रीमेंट, यहाँ पर प्रपोजल इज इक्वल टू ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों भी कवर होते, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है? सी। देखो स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको क्या करना है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्रीमेंट विच प्रिवेंट अ पर्सन कैरिंग लॉफुल बिजनेस डैश डैश अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जो भी क्या होता है सेक्शन, जो क्वेश्चन 2 है उसमें कुछ प्रिवेंट किया जाता है। आपको कहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है कि आप किसी के एरिया में क्या कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है। सो अगर आप बात करें तो ये जो आंसर है इसका आंसर आने वाला है आपका, देखो सेक्शन 27 जो डील करता है, ये सेक्शन 27 प्रिवेंशन ऑफ एनी बिजनेस उसके लिए डील करता है। और ये प्रिवेंशन जो होता है ये वॉइड होता है, और यहाँ पर सेक्शन 27 आता है आपका। ओके, सेक्शन 21 से लेकर आप 31 तक आप पढ़ोगे तो यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट दी गई है, वो एक बार आप रीड आउट करना। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल में, अगर आपने रीड नहीं करना है तो भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पढ़ रहे हो ना आप? चलो देखो, A and B enter into an agreement, A B enter into agreement for share of profit, दोनों प्रॉफिट शेयर करने के लिए इंटर हो गए। among them which is to be acquired by them by fraud, it is not a valid agreement because क्यों? it is object
अनलॉफुल, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था क्या? देखो, इंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन इट इज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, इट इज ऑफर इज अनलॉफुल, इट इज एन एक्सेप्शनल एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था? ए एंड बी शेयर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर शेयर प्रॉफिट। आपने कोई पर्पज डिसाइड यानी कि कोई वर्क स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं किया। तो विच टू बी एक्वायर्ड बाय फ्रॉड, एक फ्रॉड करके आपने पैसा चुरा लिया समझो, तो उस सिचुएशन में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल है क्या? नहीं है। तो उस सिचुएशन में आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका इट्स ऑब्जेक्टिव इज इलीगल, यानी कि अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए आपका आंसर ए रहेगा। देन कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया जाता है बेसिस ऑन परफॉर्मेंस। किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? देखो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये क्लासिफाई किया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। देन पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैं आपको इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सारे बेसिस है परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी, ये आपने ध्यान में रखना है। देन मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी टाइप्स ऑफ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी टाइप्स ऑफ, यानी कि कैसी मिस्टेक हो सकती है? ओन एंड फॉरेन, ये कोई वर्ड है क्या आपके लॉ में? नहीं है। इसके बाद यूनिलिटरल एंड बिलैटरल, ये वर्ड है? यस है। यूनिलिटरल एंड फॉरेन, ये वर्ड नहीं है। ओन एंड अगेन बायलिटरल, ये भी वर्ड नहीं है। तो आपका आंसर आएगा यूनिलिटरल और बायलिटरल एग्रीमेंट। जो भी है मिस्टेक होती है आपसे, ये भी डिस्कशन करेंगे जो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी टाइप्स ऑफ यूनिलिटरल एंड बायलिटरल, ये आपने ध्यान में रखना है। देन सेक्शन 68 टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब केसेस विच आर डीम्ड डैश कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 68 होता है ना, अगर आप सेक्शन 68 को डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपकी केसेस दी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप एक बार देख लेना। वो मैं इसके बाद ये डिस्कस करूँगा, जो हमारा सेकंड वीडियो आ जाएगा ना, उसमें मैं सारे टर्म्स को डिस्कस करूँगा, कॉन्टिजेंट, इनवैलिड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा डिस्कशन करूँगा। ओके। देन क्वांटम ऑफ मेरिट्स मीन्स, ये क्वांटम ऑफ मेरिट्स मीन्स क्या होता है? एज सच, एज अर्न, एज मच एज परफॉर्म्स, एज मच एज फाउंड, एज मच एज वर्क। तो जो क्वांटम ऑफ मेरिट्स होता है ना, 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, एज मच एज अर्न इसका मीनिंग होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये 3 इसके मीनिंग नहीं है। ओके। देन द बेलमेंट of that as a security for payment of debt or performance of a promise is called, यानी कि बेलमेंट क्या होता है? द बेलमेंट ऑफ एज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेट देन और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड। क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो, बेलमेंट की अगर बात करें तो आप बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट वगैरह करते हो, वो बैंक क्या करती है? उसको सेफली रखती है। उसके बाद वो आपको जब भी वो जो भी आपके गुड्स है या जो भी आपकी अपने रखी वाली सामग्री या उसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, वो आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो बेलमेंट्स में क्या करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल रूल वगैरह तो भूल जाओ, प्रोडक्ट वगैरह वर्ड ही यूज किया है, सर्विस के लिए बेलमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो आपका गुड्स क्या करते हो आप? गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज प्लेज, यानी कि ये प्लेज कंसीडर किया जाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू बस थोड़ा सा समझ लेना आप। वरुण went into a restaurant and took a cup of coffee. Is this in this case this is देखो, वरुण एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, उसने एक कॉफ़ी ली। ये क्या है? अगर आप इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ करते हो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है या इसको एग्रीमेंट कंसीडर किया जाता है, ये बताओ बोला है उन्होंने। तो देखो, नो कॉन्ट्रैक्ट बाय वरुण to pay for the cup of tea. No contract. An implied contract that he will pay
for the cup of tea, okay, an express contract to pay for the cup of the tea, okay, quasi contract to pay cup of the tea। ये आंसर ही नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो इसका आंसर है implied contract that he will pay for the cup of tea। यानी कि वो खुद होकर वहाँ पर क्या किया, वो खुद होकर कप ऑफ टी, कॉफ़ी किसी ने उसको ऑफर वगैरह नहीं की थी, वो खुद उस होटल में गया, उसने कॉफ़ी उठाई, कॉफ़ी पी ली, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट ही विल। यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या समझ लेना, यहाँ पर आपको कोई ऑफर वगैरह नहीं होती है, तो आप जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर की जाती है। देन क्वेश्चन 11, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच कम इनटू फोर्स। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में कब आया है गाइस? 15 सितंबर, ईयर गलत है, 1 अक्टूबर 1872, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 15 अक्टूबर ये तो नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन देती है, तो हमारा आंसर आएगा 1 सितंबर 1872, ये हमारा आंसर आएगा। देखो अगेन क्वेश्चन 12, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है इंस्टीट्यूट का। सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन, क्या डिफाइन करता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जो ये डेफिनेशन है 2J, यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, नन ऑफ द अबव, ये तो आंसर ही नहीं है। तो ये जो है एक्चुअल ब्रीच हो सकता है या एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है, इसके लिए आंसर क्या करना है, अपने डी लिखना है, तो यहाँ पर मैंने डी, आप ये करेक्ट है। उसके बाद द पर्सन टू whom the proposal is made is called the, यानी कि जो पर्सन प्रपोजल इज मेड, जो प्रपोजल देता है उसको ऑफरर कहते हैं, प्रॉमिसर कहते हैं या प्रॉमिस। ये प्रॉमिसर प्रॉमिसरी नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हमें जो पर्सन क्या देता है, प्रपोजल देता है, उसको ऑफर ही कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। कंसिडरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू कितने, 9, 8 टाइप्स, 6 टाइप, 9 टाइप्स, 3 टाइप्स। कंसिडरेशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, नंबर 1 फ्यूचर, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 प्रेजेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कितने, 3 टाइप्स। ओके, देन 16 नंबर क्वेश्चन MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना थोड़ा सा। एन एग्रीमेंट विद अ पार्टी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपकी एग्रीमेंट होती है, अ पार्टी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी एग्रीमेंट है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। देखो वॉइडेबल एग्रीमेंट की अगर बात करो तो ये पार्टीज क्या होती है, कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, मगर ये क्या करते हैं, फ्रॉड वगैरह करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, मिस प्रेजेंटेशन करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कॉम्पिटेंट होती है, मगर ये क्या करती है, फ्रॉड करने की वजह से वो क्या बन जाती है, वॉइडेबल। देन वाइड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर तो वो सब लीगल मैटर है। इलीगल मतलब पहले से ही नेचर ही और उसका जो इंटेंशन है वो इलीगल है, किसको मारना, इलीगल नेचर है उसका। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट, जो भी पार्टी यहाँ पर माइनर वगैरह कवर होते हैं, अनसाउंड माइंड वगैरह पर्सन कवर होते हैं, तो इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ये वॉइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर जो वॉइडेबल है उस पर MCQ आया है, देखो नीचे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड सेक्शन, कौन से सेक्शन में आता है बच्चों, सेक्शन 31 में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना। प्लेस इज स्पेशल काइंड ऑफ, जो और रूल है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी ऑप्शन देते हैं, बेलमेंट का स्पेशल टाइप है। यहाँ पर हमारे आंसर हो चुके हैं कंप्लीट, ये बी। अब देखते हैं थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो फटाफट देखो, अ डैश डैश मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल लॉ। क्या बात करते हो, इनफोर्सेबल लॉ। MCQ फर्स्ट वाला रिवाइज करवा दो आपको, चलो देखते हैं फर्स्ट वाला MCQ फटाफट। एंड एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल लॉ इज
क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, वही वर्ड को यहाँ पर ये कर दिया है। अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या आंसर आएगा इसका, कॉन्ट्रैक्ट। देखो नीचे कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। हमारे पास पहले लॉ था क्या, नहीं। फटाफट आंसर आनी चाहिए इसे। सेक्शन 2B डिफाइंस व्हेन पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be acceptance. A proposal when acceptance become a, क्या बनता है, आपने किसी को प्रपोजल दे दिया, उसने भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, तो वो बन जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस। बराबर बोल रहा हूं ना, हाँ। देन उसके बाद when the consent of a party to a contract has been obtained by undue influence, fraud or mispresentation, the contract is। मैंने एक MCQ डिस्कस किया था इस पर, MCQ याद आ रहा है। यहाँ पर देखो वॉइडेबल बोला था मैंने, फ्रॉड वगैरह आप करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पर, मगर आपका नेचर क्या है, आपका इंटेंशन गलत है, इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइडेबल लिख दो आप। अच्छा लिख दिया। ऑल एग्रीमेंट आर कौन से, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर, जो भी आपकी इलीगल एग्रीमेंट होती है वो कैसी होती है भैया, इलीगल है, वॉइड होती है ना। वॉइडेबल एग्रीमेंट जो होती है वो लीगल होती है वॉइडेबल में, मगर आप एग्रीमेंट करने के बाद आपका इंटेंशन क्या होता है, वो इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन इलीगल होता है, इसलिए ये क्या बन जाता है, वॉइडेबल। ये ऑल इलीगल, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आपका, ये कंफ्यूजन नहीं करना है। जहाँ पर फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, एंड इन्फ्लुएंस आता है वहाँ पर आपका वॉइडेबल। उसका मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ कर रहा है, एग्रीमेंट, प्रॉमिस सब कुछ हो रहा है, मगर आप अंदर जाके कुछ ना कुछ तो झोल करते हो, कुछ ना कुछ तो लफड़ा करते हो, उसके वजह से वॉइडेबल बन जाता है। और यहाँ पर आपको लॉ अलाउ ही नहीं करता है, भाई तू वॉइड है, तू बाहर निकल। जैसे बॉलर कोई गेंद डालते हैं ना, बॉलर कोई गेंद डालने के बाद वो क्या होती है, वॉइड जाती है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। एम्पायर इमीडिएटली वॉइड, तू आ नहीं सकता, तेरे बॉल को हम अलाउ नहीं करेंगे। आप क्रिकेट देखते हो तो ये समझ में आएगा अच्छे से। चलो, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। देन एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड, क्या बात करते हो, एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। यार ये कैसे हो सकता है, मैंने बोला तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकती है, मैंने लिख कर दिया तो भी एग्रीमेंट हो सकती है। यार मुझे याद आ रहा है, एक्सप्रेस हो सकता है, राइट ना, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। चलो, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन, क्या बात करते हो, बिटवीन पार्टीज। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन, एन एग्रीमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज ऑप्शन है यहाँ पर, टू पार्टीज। देन प्लूरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नाउन एज कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करते हैं हम, ओके इसको। देन एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऑफर। यहाँ पर जो भी ऑफर होती है आपकी एक्सप्रेस ऑफर, यहाँ पर एग्रीमेंट भी आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्रेस कह सकते हैं। अगर आप वर्ड स्पोकन रिटन में अगर कोई भी ऑफर दे रहे हो तो उसको एक्सप्रेस कहते हैं। देन पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज रिजल्ट एज, अगर आप पार्शियली ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये क्या होता है, अगर आपको बोला गया आप मुझे क्या करो 100 kg शुगर दे दो, आप बोले यस डन, तो आपने क्या बोला, मैं तुम्हें 100 kg शुगर दूंगा, आप मुझे 100 kg क्या दे दो, टी पाउडर दे दो। तो ये कौन सा हो गया, आपने
क्रॉस ऑफर यानी कि आपने उनके ऑफर को क्या कर दिया, उसके ऑफर को अपने आप का ऑफर दे दिया, ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो ये पार्टी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, रिजल्ट ऑफ ऑफर, पार्शियली एक्सेप्टेंस, आपने उसका ऑफर पूरा एक्सेप्ट किया क्या, नहीं, आपने आपका भी ऑफर रखा, तो ये बन जाता है आपका काउंटर ऑफर। क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर बन जाता है। ये लीगल है क्या सर, हाँ ये लीगल है, ओके। और टेंडर इज एन, कोई टेंडर है तो इज एन क्या कंसीडर करते हैं उसको, टेंडर को, कोई टेंडर है, ई टेंडर निकलते हैं आपको पता है गवर्नमेंट के, ई टेंडर ये गवर्नमेंट के केस में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो वो ई टेंडर जो होते हैं ना वो भैया ऑफर होते हैं, ओके, आज से ध्यान रखना। देन व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर, जब काउंटर ऑफर दी जाती है तो ओरिजिनल ऑफर का क्या होता है, ये बोला जाता, ये क्या होता है, लैप्स। जो भी आपकी ओरिजिनल ऑफर होती है उसकी कोई वैल्यूज नहीं रहती है ना, तो वो हो जाती है आपकी ओरिजिनल ऑफर्स लैप्स। बहुत इजी एमसीक्यू है ना बच्चों। देन 30 नंबर का क्वेश्चन, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट इट मस्ट बी, एक्सेप्टेंस फॉर टू बी वैलिड इट मस्ट बी, जो भी आपका एक्सेप्टेंस है उसके लिए एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, सॉरी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड आपका जो भी है वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए पूरा, ओके। देन एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर अपॉन टर्म्स टू बी सेटल आफ्टरवर्ड बिटवीन द पार्टीज इज नॉट, ये क्या होता है, वैलिड होता है। एन एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। देखो क्या होता है, एग्रीमेंट एग्री फ्यूचर अपॉन द टर्म टू बी सेटल आफ्टरवर्ड बिटवीन द पार्टीज इज नॉट वैलिड, यानी कि एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर अपॉन द टर्म इज टू बी सेटल, यानी कि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होती है, इसका मतलब ये एग्रीमेंट क्या होती है, वॉइड होती है। एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट, जब आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो क्या नहीं बनता है, रिवोक नहीं कर सकते आप, रिवोक नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अ टेंडर एंड बिड एट एन ऑक्शन सेल्स, जो टेंडर और बिड होता है ये क्या होता है भैया, मैंने टेंडर बोला था, और बिड ऑफ ऑक्शन ये क्या होता है, ऑफर्स होते हैं। अपने ऑफर नहीं लिखना है, दो यूज किए इसलिए हमें टेंडर के लिए ऑफर और इसका ऑफर्स होते हैं दोनों। कोटेशन इज, कोटेशन क्या होता है, आपको कोई कोटेशन, आपने कोई गुड्स परचेस करना है तो आप क्या बोलते हैं, यार कोटेशन भेज दो ना तुम्हारा, तो कोटेशन को हम इन्विटेशन टू ऑफर कह सकते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आपको तो सब आ रहा है, रिवीजन किया ना। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया तो उस सिचुएशन में वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, क्या बन जाता है, प्रॉमिस। देन द टर्म प्रपोजल यूज इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सिनोनिम्स विद द टर्म, यानी कि प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं भैया, ऑफर भी बोलते हैं, उसका सिनोनिम्स क्या है, ऑफर। और नोटिस इन अ न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टू टेंडर इज, अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई नोटिस आती है, बड़े बड़े नोटिस आती है, पेज नंबर 3-4 पर देखोगे तो वो भी इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, इनविटेशन टू प्रपोजल, सॉरी इनविटेशन टू प्रपोजल होता है, इनविटेशन टू प्रपोजल। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन इन द केस, यानी कि
डनलिप प्रिमेंटिक टायर कुछ तो इसका आंसर है, ये आपने देख लेना एक बार। ओके, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन एंड देन द एग्रीमेंट इज, अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है किसी एग्रीमेंट में तो उस सिचुएशन में भी एग्रीमेंट क्या बन जाती है, वैलिड बन जाती है। ये आपने ध्यान में रखना है। आई होप गाइज आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।